हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के ट्रिक में हम लोग फंडामेंटल राइट्स को याद करने की कोशिश करेंगे। याद होगा पिछले ट्रिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे, इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, जो कि आपका आता है क्या पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4। फिर हमने पढ़ा था सिटीजनशिप के बारे में, जो कि पार्ट 2 में आता है, दैट इज 5 टू 11। तो उसमें बताए थे ना कि जैसे एक बार क्विक रिविजन करते हैं कि ये इंडिया है, तो होगा क्या कि पहले तो इंट्रोडक्शन में किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस कराओ। इंडिया जो वर्ड है उसका नेम, उसका टेरिटरी, यूनियन बोले, मतलब एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। फिर होगा कि बाहर से कुछ लेने की बात आएगी, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। उसके बाद अंदर में अपने में कुछ रीअरेंज करना है, थर्ड। और सबके बाद क्या होगा, सबका पावर किसके पास होगा, पार्लियामेंट के पास। सिटीजनशिप में क्या बताया कि मान लो ये इंडिया है, तो इंडिया है तो उसके बाद इसमें सबसे पहले क्या होगा, एक इंट्रो वाला आर्टिकल होगा, मतलब एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, मतलब 1950 की बात हो रही, उस समय सिटीजनशिप का क्या रूल था, 5 नंबर आर्टिकल। फिर उसके बाद क्या था, ये पाकिस्तान है और ये आपका इंडिया है। तो एक था ना कि एक आपका यहां से यहां गया, एक था कि यहां से यहां गया और फिर वापस आ गया, 6 7। फिर एक बाहर कोई था किसी और जगह, उसको याद आया कि हमको यहाँ आके सिटीजनशिप लेना चाहिए। फिर उसके बाद था क्या कि यहीं पे जो रह रहा है उसकी बात, या वो कहीं और का ले लिया तो इसका अपना छूट जाएगा। और लास्ट में था कि इस सब का पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। वैसे ही फंडामेंटल राइट, मान लो ये एक इंडिविजुअल है, तो एक इंडिविजुअल है, इंडिया में है, और ये एक ह्यूमन है। तो बीइंग ह्यूमन, इसके पास कुछ अपना एक बेसिक, एक तो होता है नेचुरल राइट कि नेचर ने दिया है कि हाँ भाई जीव हो तो नेचर के हिसाब से वो राइट मिले, इंसान हो तो इंसान के हिसाब से तुम्हारे लिए इमोशनली एक्टिव राइट्स मिले। लेकिन इन सब राइट में जो और भी बहुत ज्यादा जरूरी है, कि एक होता है ना जरूरी में भी जो सबसे जरूरी है, जिसके बिना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ह्यूमन का डेवलपमेंट, ह्यूमन का सिविलाइजेशन, उसे हम कहते क्या है, फंडामेंटल राइट्स। तो इंसान होने के नाते इसका हक है कि इसका अपना एक डिग्निटी मेंटेन रह सके, डिग्निटी मेंटेन रह सके, इसके पास इक्वालिटी का पावर। कहने का मतलब है कि जैसा ये है वैसे ही बाकी सब भी है, किसी को ऐसा स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होना चाहिए, वरना फिर क्या होगा, एक क्लास का डेवलपमेंट होता रहेगा, दूसरे का नहीं हो। तो बहुत बेसिक है, अगर आप किसी भी कंट्री में चाहते हो कि बराबरी आए, एक डेवलपमेंट आए ग्रोथ के साथ, तो उसके लिए सब इंसान को बराबर ट्रीट करना होगा, मेरिट के हिसाब से सबको अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा है कि उसको कुछ बोलने का भी तो आजादी होना चाहिए, कुछ कहने का, कुछ बताने का, कुछ करने का। ये सब जितना है ना, सब आपका क्या आता है, फ्रीडम। ये सब आता है एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन के साथ भी, कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि मेरी आजादी हम किसी को जाके मार दिए। फ्रीडम का मतलब ये है कि मेरे डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज जरूरी है वो हम करें, लेकिन उस डेवलपमेंट के लिए हम किसी नेचर की चीज को डिस्ट्रॉय ना करें, नेचर के क्रिएशन को डिस्ट्रॉय ना करें। फिर उसके बाद कहता है कि भाई मेरा अपना एक नाम है, एक पहचान है, एक अपना मेरा प्रोफेशन है, एक अपना मेरा पहचान है। उस पहचान को हमसे कोई नहीं छीन सकता, वरना फिर क्या फायदा इंसान होने का। सबकी अपनी आइडेंटिटी है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मेरा अपना एक बिलीफ है, मेरा अपना एक रिलीजन है, उस रिलीजन को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। इसके साथ साथ क्या है कि मेरी अपनी एक कल्चर है, एक आइडेंटिटी है, मेरा अपना एक लैंग्वेज है। रिलीजन और कल्चर सेम नहीं होता है, कल्चर होता है वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीका, वो रीजन के हिसाब से डिसाइड होता है। आप देखोगे कि धर्म एक ही है, लेकिन अलग अलग जगह पे, अलग अलग ज्योग्राफी में रह के लोग अपना रहने का तरीका अलग सीख चुके हैं। कोई भी धर्म मान लो, कोई XYZ कोई भी धर्म है, आप देखोगे सेम ही धर्म का लोग इंडिया में है, सेम ही धर्म का लोग हो सकता है आपका अमेरिका में हो सकता है चाइना में हो सकता है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में हो, साउथ में हो, नॉर्थ में हो, वेस्ट में हो। तो आप देखो उसका रहने का तरीका अलग हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, कैसा रिसोर्सेज अवेलेबल है, उस हिसाब से वो अपने आप को क्या करता है, ढाल लेता है। अब पहाड़ में रह रहा है तो ऐसा नहीं है कि पहाड़ में रह रहा है तो वहां पे आप देखोगे प्लेन वाले एरिया की तरह बहुत स्पाइसी फूड वगैरह कंज्यूम करता है, क्योंकि उसकी ज्योग्राफी उसको अलाउ नहीं करती है। तो बहुत सारा हक होता है इंसान का, लेकिन उस हक में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भाई हमको बराबरी दो, मेरी एक पहचान है, मेरा एक अपना आइडेंटिटी है, मेरा एक अपना नाम है,
में हमको अपने चीजों को एक्सप्रेस करने का आजादी दो, कोई तकलीफ है तो वो बोलने का आजादी दो। हम अपने हिसाब अपने जीने के लिए, अपने जीवन यापन, अपने परिवार को चलाने के लिए अपना एक प्रोफेशन करते हैं, उसके लिए अपना हमको जो भी सैलरी है वो पे होना चाहिए। मेरा एक धर्म है, हम कोई बिलीफ मानते हैं तो उसका कोई मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना हम किसी का उड़ाएंगे। और मेरा अपना जीने का तरीका है, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए कि कोई बाहर से आके कह दे कि तुम्हारा तो तरीका गलत है, तुम मेरा तरीका अपनाओ। हमको पसंद होगा तो हम अपनाएंगे, नहीं पसंद होगा तो हम अपने तरीके से चलेंगे। तो ये वो बेसिक चीज है जिसको इंश्योर भी तो करना जरूरी है ना। इंश्योर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे बोल देने से पन्ने पे नहीं होगा, कुछ ऐसा भी प्रावधान देना पड़ेगा जिससे अगर इन सब चीजों का हनन हो रहा है तो इंसान अपने लिए उपाय ढूंढ सके। और उपाय ढूंढ सके तो ये सब लास्टली जो है, इसमें किसी भी तरह का इंटरप्रिटेशन या कह सकते हो कोई लॉ बनाना है ताकि पनिश करना हो या किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट करना हो, कुछ बढ़ाना हो, एटसेट्रा। तो उसके लिए हम लोग हमेशा कहें ना कि लास्ट में कौन आता है, सबसे लास्ट में पार्लियामेंट। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद आपके जो मेन कंटेंट्स है वो आएगा, और लास्ट में जिम्मेदारी दिया जाएगा कि जो आर्टिकल्स है, जो आपका प्रावधान है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया तो उस प्रॉब्लम से निवारण करने का जो लॉ है, वो एक्ट पास करने का हक किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। और कुछ तरीका जिससे ये चीज इंश्योर हो सके। तो आपका क्या है, 12, 13 ये दो आर्टिकल है। फिर 14 से 18, पहले आर्टिकल ध्यान में रखें, एक आर्टिकल 12, एक आर्टिकल 13, फिर उसके बाद 14 से 18, 14, 15, 16, 17, 18, 5 आर्टिकल। ये पहले तीनों का तीनों भी याद हो जाना चाहिए। ये कहता है क्या, स्टेट को पहले डिफाइन तो करो। स्टेट कहने का मतलब राज्य नहीं होता है। पॉलिटिकली ये कहने का ये सेंस हुआ कि हम जो हक दे रहे, राइट दे रहे हैं इंडिविजुअल को, उसका हनन कौन कर सकता है? या तो कोई इंसान कर सकता है, या इंसान द्वारा चलाए जाने वाला ऑर्गेनाइजेशन, या फिर क्या कर सकता है, स्टेट, जिसको आप आम भाषा में गवर्नमेंट कह सकते हो। तो हमें पहले ये तो समझना पड़ेगा ना कि स्टेट होता क्या है, स्टेट में क्या क्या आएगा। क्या स्टेट में सिर्फ सेंटर वाला आएगा गवर्नमेंट, या स्टेट वाला भी आएगा, रीजनल भी आएगा, क्या है स्टेट? तो पहले तो ये है, मतलब स्टेट को यहां डिफाइन किया गया। डिटेल में हम लोग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी बस आर्टिकल याद कीजिए। 13 नंबर कहता है कि चलो ठीक है, ये यहाँ पे इनडायरेक्टली बात करता है, इनडायरेक्टली ध्यान में रखिएगा, इनडायरेक्टली बात करता है ये जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू की, रिव्यू मतलब क्या करना, समीक्षा करना, समझना कि जो चीज हम इंप्लीमेंट किया वो सही से हो भी रहा है। तो यहाँ वही है, ये कह रहा है कि फंडामेंटल राइट है, अच्छी बात है, लेकिन मान लो पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून ले आया और वो कानून फंडामेंटल राइट को पूरी तरह से खत्म कर दे रहा है, तो ये जिम्मेदारी क्या होगी, गवर्नमेंट, इसकी जुडिशरी की होगी कि वो ये देखे कि किसी इंसान का अननेसेसरी हक का हनन ना। अब अननेसेसरी कह रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि मान लो एक क्रिमिनल है, उसने किसी का मर्डर कर दिया, अब उसको फांसी की सजा दी गई है, तो वो जाके चिल्लाने लगे कि जीवन तो मेरा फंडामेंटल राइट है, कैसे कोई छीन सकता है। वो उसने कमिट किया है इतना ग्रेव क्राइम कि उसको ये मिलना जरूरी है। तो अननेसेसरी आप एक नॉर्मल इंसान अपना जीवन यापन कर रहा है, लेकिन पार्लियामेंट कोई कानून ऐसा पास कर दिया जिससे कि उस नॉर्मल इंसान का लाइफ बहुत हेक्टिक हो जाएगा कि 14 घंटा काम भी करना, सैलरी भी कम है, तो ये उसका क्या है, मेंटल प्रेशर हो जाए, तो ये उसके राइट का हनन है। तब उस वक्त क्या है, सुप्रीम कोर्ट आएगा बीच में और कहेगा क्या कि सुप्रीम कोर्ट या कुछ हद तक हाई कोर्ट, कि हम इस लॉ को पहले जांचते हैं, देखते हैं क्या क्या है क्या नहीं है, इससे क्या प्रॉब्लम होगा। लगेगा जैसे 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, एनजेसी, लगा कि ये नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर, ये जो एक ढांचा, एक मॉडल, ये है, वैल्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका हनन है, तो उसको नल एंड वॉइड कर देगा, खत्म कर देगा उस कानून को। तो इससे पहले कि हम फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करें, उसके लिए ये इंश्योर करना जरूरी होगा ना कि जिसके अगेंस्ट दे रहे वो है क्या, उसका क्या मतलब है। और दूसरा है कि जिसका मतलब हम समझ गए, वो अगर गलती करे तो उसको हम कैसे सुधारे, तो बाय प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा, डायरेक्टली तो आपका ये लिखा है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट के अननेसेसरी हनन कर रहा है, उसको हमें खत्म करना। अब आता है, यहां से शुरू होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना, एक क्वेश्चन अगर पूछे कि फंडामेंटल राइट स्टार्ट्स फ्रॉम विच आर्टिकल, विच आर्टिकल, तो आप कहना कि ये 14 से स्टार्ट होता है और 32 तक चलता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिक इतना ही राइट है, इसके आगे पीछे इसको संभाल के रखने का इंश्योर किया जाता है।
तो इससे पहले क्या किया गया, इंश्योर किया गया कि जिसके अगेंस्ट दे रहे हो उसको उसका तो मतलब बता दो, और वो गलती करे तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे। तब कहता है कि सबसे ज्यादा फंडामेंटल, सारे राइट में से सबसे जरूरी फंडामेंटल राइट्स, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इंश्योर करें किस बात को, इक्वालिटी को, कि बराबर ट्रीटमेंट हो, ऐसा नहीं कि स्पेशल प्रिविलेजेस हो जाए। उसके बाद 19 से लेके 22 तक, फिर 23, 24, ऐसे खाका बना लेना, 2-3 बार रफ में ऐसे करोगे ना तो हो जाएगा। 25 से 28, 29, 30, और उसके बाद आता है आपका 32। 31 क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटा दिया गया है, उसको अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, फंडामेंटल राइट नहीं, वो है आपका आर्टिकल 300A में। अब ये कहता है, ये बात करता है किसकी, फ्रीडम की। ठीक है, बराबरी दे दी, अब आजादी भी दे दो कि अपने दर्द को, दुख को बयां कर सके। उसके बाद कहता है कि उसका अपना एक प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में ध्यान रखना कि उसका एक्सप्लॉइटेशन ना, जरूरत से ज्यादा ऐसा नहीं कि बिगाड़ी का काम कराया जाए, उसको कोई पैसा ना मिले। तो ये है आपका अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये आपका क्या, ये कह रहा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि हमको बराबरी दे दिए, हमको बोलने का हक भी दे दिए, मेरे एक्सप्लॉइटेशन का भी ध्यान रखा कि जरूरत से ज्यादा मेरा मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल किसी तरह से एक्सप्लॉइटेशन ना, जरूरत से ज्यादा हम इस्तेमाल ना किए जाए, जिससे हमारी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाए। और तब कहता है कि हम आपके क्या करेंगे, कल्चर, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करेंगे। लैंग्वेज को हम लोग लिंग्विस्टिक कहते हैं। पहले तो ऊपर ऊपर ध्यान में रखो कि जैसे फंडामेंटल राइट्स का हमारा वीडियो है, बट कुछ बच्चों ने कहा कि आप सिर्फ रीड कर देते हो, समझाते नहीं हो, उसको याद करने का ट्रिक नहीं बताते हो। कोई बता रहा है, पहले एक बार क्या करो, सबको डेप्थ में जाने से पहले एक याद रख कर लो ये चीज कि कौन से रेंज में कौन सा राइट आता है, क्योंकि 50% सवाल तो इतने से ही बन जाएगा। उसके बाद बच रहा है जो आर्टिकल से आते हैं, उसके बाद उसके अंदर हम लोग चलेंगे कि इंडिविजुअली फ्रीडम ऑफ रिलीजन में भी और क्या क्या दिया गया है। ये है तुम्हारा क्या, 32 नंबर। 31 क्या बोले कि जो ये था राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया है। अब 32 नंबर क्या कह रहा है, रेमेडीज की बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहने का मतलब है रिट्स की बात करेगा। रिट्स वो तरीका है जिसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक इंडिविजुअल अप्रोच कर सकता है, ये कह के कि मेरा पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, इसका उपाय कीजिए। तो ये आपके क्या है ना, बेसिक फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसके बारे में दिया हुआ है। अब उसके बाद 33 नंबर कहता है कि चलो आम आदमी की तो बात हो गई, लेकिन बहुत सारे लोग तो क्या है, आर्म्ड फोर्सेस से है ना, जिनको बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना है, उन सब का क्या होगा। ये तो स्पेशल इंडिविजुअल्स है, क्योंकि इनका काम ऐसा है कि अगर 1 सेकंड की भी गलती हो जाए तो शायद देश पे बड़ा खतरा आ सकता है। तो एक तो हो गया जनरल, ये सिविलियंस। जनरल सिविलियंस कहने का मतलब जो आपके नॉर्मल इंसान है, जो प्रोफेशनल है, जो देश के अंदर अपना रहता है, अपना कमाते खाते हैं, जीवन यापन करते हैं, उसकी बात हो गई। दूसरा हो गया कि देश के बाउंड्री का जो रक्षा करते हैं, उनकी क्या बात होगी। चौथा है कि मान लो देश में कभी ऐसा हो गया कि मिलिट्री को इंटरफेयर करना, जो आपका गवर्नमेंट है वो सही से नहीं काम कर पाया, तो मिलिट्री वहां पे टेक ओवर करके जो आपका रूल्स रेगुलेशंस है, जो आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ब्रेकडाउन हो गया है मशीनरी, उसको कैसे रिस्टोर करना है। एंड लास्टली, जब लास्ट आर्टिकल आता है तो हमेशा कहता है कि जो भी लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन कहने का मतलब जो भी लॉ बनेगा, वो बनाने का हक किसका है, पार्लियामेंट का है, स्टेट लेजिस्लेचर का नहीं है। ये ध्यान में रखना। कुछ भी जैसे मान लो क्या है, अनटचेबिलिटी हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट हम एक कानून बना रहे हैं कि अगर कोई अनटचेबिलिटी फॉलो करता दिखा तो उसको ये सजा मिलेगा। ये कानून बनाने का हक किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। तो एक बार क्विकली ऊपर ऊपर रिवाइज करते हैं, फिर इंडिविजुअली इसके अंदर भी सारे आर्टिकल्स याद करवा देंगे। पहले देखो क्या है, डिवाइड कर लो, 12 है, फिर उसका 13 है, अलग कर लो, फिर 14 से 18 का एक स्लॉट अलग कर लो, 19 से 22 का एक स्लॉट अलग कर लो। पहले ऐसे आर्टिकल नंबर्स को आप अलग कीजिए, फिर उसके बाद 23, 24 को अलग कर लो, फिर 25 से 28 को आप अलग कर लीजिए, फिर उसके बाद 29 और 30 को अलग कर लीजिए, 31 चला गया, 32 को अलग कर लो, 33 अलग कर लो, 34 अलग कर लो, और 35 अलग कर लो। अब क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है, एक इंसान का जो आपका मूल बेसिक जो अधिकार है, जो नहीं उसको हटाना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि इंसान का ही डेवलपमेंट नहीं होगा तो देश का कैसे हो।
अब ये तो इंसान को आप दे रहे हो राइट, लेकिन कौन उसका उसके राइट का हनन करेगा? तो हनन क्या कर सकता है? या तो इंसान, तो हम पीपल को तो जानते हैं इंडिविजुअली, पीपल का मतलब। दूसरा सरकार, तो सरकार कौन सी? सेंटर की, सिर्फ की, स्टेट की, सिर्फ की, रीजनल या सब, या कैसा? तो हमको पहले ये तो बताना पड़ेगा ना कि स्टेट क्या है। जैसे ही डीपीएसपी में भी इंट्रोडक्शन में यही करना है, स्टेट को डिफाइन करना। फिर हमको इनडायरेक्टली, ध्यान में रखिएगा डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा है, इनडायरेक्टली हमको ये ध्यान में रखना हो जुडिशियल रिव्यू का, कि ये जो स्टेट कुछ गड़बड़ी करेगा, ये जो स्टेट गड़बड़ी करेगा, तो उस गड़बड़ी पे चेक करने का काम ये जुडिशियल रिव्यू करेगा। तो चलो ठीक है, स्टेट के गड़बड़ी का तो काम हो गया, मतलब अपने से अभी इंसान नहीं पहुंचा है, इंसान नहीं गया कि हाँ ये सब प्रॉब्लम है, लेकिन कोर्ट को समझ आ गया है कि ये कानून आया है, इससे इंसान को प्रॉब्लम हो सकता है, वो अपने ऊपर ऊपर फरिया लिया। अब कहता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज दे दो इंसान को, बराबरी दे दो। बराबरी के बाद उसको आजादी दे दो कि दिल खोल के अपनी बात को रख सके सामने, अपने प्रॉब्लम्स को बता सके। ये सब आता है कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ। कभी भी ध्यान में रखना, फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कहने का मतलब ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कुछ भी करें, हमको कोई बोलने वाला ना हो। 23-24 कहता है कि चलो हमको आजादी है, हमको बराबरी, समझ कैसे आएगा? समझ इससे आया कि सरकार ने कहा कि देखो कहीं तुम काम करोगे या तुम्हारा जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तुम्हारी एफिशिएंसी पे असर पड़ रहा है, हम उस चीज को चेक करेंगे, क्योंकि इससे तुम्हारा इक्वालिटी भी तो खत्म हो रहा है ना, तुम्हारा आजादी भी खत्म हो रहा है, तुम्हारा समय तुम्हारा था और वो सारा समय लोग अपनी ही प्रोडक्टिविटी में लगा रहे हैं, तो तुम्हारा डेवलपमेंट कैसे होगा? तो अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 25 से 28 की ठीक है, चलो हम तुम्हारे बराबरी, तुम्हारे एक्सप्लॉयटेशन, इन सब की बात कर दी है, तुम्हारे आजादी की बात कर दी है। अब इंडिविजुअल, जो नेचुरल एक इंडिविजुअल है, उसका तो काम हो गया बेसिक। अब तुम्हारा अपना एक बिलीफ होगा, तो उस रिलीजन के लिए भी हम तुमको क्या करें? फ्रीडम दे। तुम्हारे अपने रिलीजन, तुम्हारे अपने कल्चर, तभी ना होगा बराबरी। अब मान लो कि हमने कह दिया कि तुमको थोप दिए कि यही धर्म अपनाओ, यही कल्चर अपनाओ, तो फिर कहां से इक्वालिटी आएगा, कहां से फ्रीडम आएगा? तो तुम्हारे रिलीजन में भी तुमको, हमको आजादी देना पड़ेगा, और साथ ही साथ तुम्हारे कल्चर में, तुम्हारे लैंग्वेज में भी हमको तुमको आजादी देना पड़ेगा। और मान लो कि वो तो था, ऊपर का दोनों आर्टिकल ये था कि स्टेट समझ के कोर्ट अपने आप स्टेट पे एक्शन लेने के लिए उपाय लगाया था। लेकिन मान लो कि तुमको लग रहा है कि कोर्ट नहीं ले पाया एक्शन, बट तुम्हारे राइट का कहीं पे हनन हो गया, कोर्ट को नहीं पता चला, कोई ऐसा लॉ नहीं बना था, बस किसी एक इंसान ने, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी गवर्नमेंट ने तुम्हारे साथ गलत किया है, तो तुम जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, तुम जा सकते हो हाई कोर्ट। किसके मदद से? रिट की मदद से। एक तरीके का आपका एक हथियार है, जिसको फाइल करोगे, मतलब जैसे केस फाइल करते हैं, तो उस हिसाब से आपके लिए निवारण लाया जाएगा। तो इससे आपको क्या मिलेगा? रेमेडी, जिस चीज का आपका इलाज होगा, राहत मिलेगा, जिस चीज का हनन हुआ है उसको ठीक किया जाएगा। 33 नंबर कहता है कि चलो आम आदमी की तो बात हो गई, व्हाट अबाउट मिलिट्री पीपल्स, आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के लिए कहा कि हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखेंगे, क्योंकि अगर इनको भी आम आदमी की तरफ फ्रीडम दे दिए तो देश की रक्षा कैसे होगी? इनको भी, इन्होंने भी कह दिया कि भाई हमें जो है 8 घंटा ही काम करना, उससे ज्यादा हमारे राइट का हनन हो रहा है, हमें छुट्टी चाहिए हर फेस्टिवल में। तो फिर ऐसे में होगा क्या कि देश के बॉर्डर पे ही नहीं कोई सही से रहेगा, तो फिर देश खतरे में आएगा, तो सिविलाइजेशन खत्म हो सकती है। तो सिविलियंस को हमें प्रोटेक्ट करना है, तो आर्म्ड फोर्सेस को थोड़ा रेस्ट्रिक्शन देना पड़ेगा ताकि बॉर्डर प्रोटेक्टेड रहे। तो थोड़ा ज्यादा सिविलियंस पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा आर्म्ड फोर्सेस पे, क्योंकि इनका वो प्राइमरी जॉब ही है। सिविलियंस उतने ट्रेन नहीं है कि वो खुद को, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टेटमेंट आ सकता है कि हमें भी अवेयर, हम अवेयर हैं, हम समझते हैं कि ये चीज गलत है, हम कहीं जाके किसी को बता सकते हैं निवारण के लिए, हम उसमें एक्सपर्ट नहीं है, जो एक्सपर्ट है वही समझेगा। चौथा कह रहा है कि मान लो कि तुम्हारा मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया, गवर्नमेंट कहीं पे नहीं ठीक से हैंडल कर पा रही है, सिचुएशन खराब हो गया, तो वहां पे उस चीज को संभालने के लिए क्या आएगा? मिलिट्री आएगा। मिलिट्री आएगा और वो हैंडल करेगा। इसी को कहते क्या है हम लोग? मार्शल रूल। इसी का गलत इस्तेमाल करके पाकिस्तान बांग्लादेश में लोगों ने क्या कर दिया? तख्ता पलट कर दिया। जो आपका एक नॉर्मल डेमोक्रेसी का तरीका है, उसको हटा के मिलिट्री रूल लगा दिया है। तो ये हमारे में भी है, लेकिन इसका रूल, इसका जो एप्लीकेशन है वो सबसे एकदम लास्ट में, सारा उपाय देख लेना होता है तब करना होता है। ऐसा नहीं कि मिलिट्री पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, जब मन चाहे वहां इन्वेट कर सकती है। उनको स्पेशली इसलिए तो प्रेसिडेंट को सुप्रीम कमांडर बनाया गया है आर्म्ड फोर्सेस का। तो वो चेक किया जाता है कि अननेसेसरी मिलिट्री इंटरवेंशन भी ना हो, अननेसेसरी ब्रेकडाउन भी ना हो, तो उसको संभाल के चेक किया जाता है। और साथ में लास्ट में कह रहा है कि लॉ या कोई भी लेजिस्लेशन बनेगा
फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली ये आपका यूनियन का काम है, स्टेट लेजिस्लेचर का काम नहीं है। ये हक आपको किसको मिलेगा? पार्लियामेंट। तो ये बेसिक तरीका है, इसको आप स्प्लिट कर करके 12 से लेके 35 तक आपको याद करना होगा। हम लोग कैसे कैसे स्प्लिट किए थे? 12 में, 13 में, फिर उसके बाद 14 से 18 किए थे हम लोग, फिर 19 से 22 किए थे, फिर उसके बाद 23 से 24 किए थे, फिर उसके बाद हम लोग 25 से 28 किए थे, फिर उसके बाद हम लोग 29-30 किए थे, फिर उसके बाद 32-31 आपका 44th अमेंडमेंट से हटा दिया गया, फिर 33 अलग था, फिर 34 अलग था, और लास्ट में ट्रिक सिखाया ना कि जब भी लास्ट में बात आए, कुछ ना समझ आए ना, तो पार्लियामेंट के माथा पर पटक देना। तो ऐसे हम लोग ऊपर ऊपर से फंडामेंटल राइट 12 से 35 कर। अब इसके अंदर भी एक वीडियो और आएगा जो इसके अंदर के इंडिविजुअल की 14 से 18 है, तो 14 का क्या काम, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का क्या काम है, वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और जो भी चाहिए आप जरूर कमेंट में डिमांड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।